हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th विज्ञान विषय का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के क्लास नोट्स को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके अलावा रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा और बारी बारी से एक संपूर्ण नोट्स बनाने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं। आइए इसके फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक या एक से अधिक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ से एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे कार्बन हो गया और हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। ये दो गो हमारा पदार्थ है, ये दोनों मिलकर एक जो है पदार्थ का निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहीं से परिभाषा निकला है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर यानी कि आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और परिभाषा को यहाँ पे दिया गया है, यानी कि वह परिवर्तन जिसमें अभिकारकों के बीच के पुराने बंधन टूटते हैं तथा उत्पादों के बीच नए बंधन का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया कार्बन प्लस में ऑक्सीजन के। इसके अलावा आप मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये दोनों जो है क्या होगा, इसके अभिकारकों के बीच के जो बंधन है वो टूटेगा और टूटकर जो है प्रतिफलों के बीच में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक नए बंधन का निर्माण होगा। तो वही बोल रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें अभिकारकों के बीच के पुराने बंधन टूटते हैं तथा उत्पादों के बीच नए बंधन का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है या कहते हैं। अगला पॉइंट, जब कोई परिवर्तन होता है तो कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रियाएं है। अब जरा रासायनिक परिवर्तन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन होता क्या है? तो परिवर्तन देखिए, हमारे वातावरण में आप देखेंगे तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे दूध से दही का बनना, दूध का फटना, ठीक, भोजन का पचना, मूर्छा लगना, ठीक, जंग लगना, ये सभी के सभी परिवर्तन हैं। ये परिवर्तन अवस्था, आकार, रंग, रूप एवं गैस एवं गंध के रूप में ये प्रकृति में निरंतर होने वाले ये क्या है, घटना है। इसी घटना को हम लोग परिवर्तन के नाम से जानते हैं। यह मुख्यतः दो तरह के हैं आपका, एक जो है आपका रासायनिक परिवर्तन और दूसरा आपका भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें जो नया पदार्थ का निर्माण होता है वो हमेशा के लिए इसमें संगठन जो होता है वो बदल जाता है, और जो आपके भौतिक परिवर्तन में है, भौतिक परिवर्तन है उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यानी कि बल्ब का जलना, बल्ब का जलना क्या है, तो एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसी प्रकार बर्फ का पिघलना क्या है, तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। यानी कि बहुत सारे आपके उदाहरण हैं जो आपका बेसिकली इस चैप्टर में दिया गया है एनसीईआरटी में, वो आपका रासायनिक परिवर्तन का जिक्र किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है आपका भोजन का पचना, भोजन का आपका पचना, ठीक, भोजन का पकना, भोजन का पकाना, ठीक, इसके अलावा जंग का लगना, दूध से दही का बनना। तो ये सभी के सभी प्रक्रियाएं जो है आपके ये रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें हमको समझना है अभिकारक एवं प्रतिफल। अभिकारक क्या होता है, इसे अंग्रेजी में रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया हाइड्रोजन और प्लस में आपका ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया करके बना दिया आपका H2O। क्या बना दिया? H2O बना दिया। तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे अभिकारक हुए। क्या हुए? अभिकारक हुए। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हमारा ये जल, ये हमारा उत्पाद हुआ। तो यहाँ से वही परिभाषा लिखा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। इसके बाद हमारा क्या है, उत्पाद यानी कि प्रतिफल भी इसको बोलते
हैं या अंग्रेजी में इसे हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नया पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ से एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो यह दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये हाइड्रोजन हो गया आपका, ये आपका क्लोरीन हो गया। इसको सूर्य की उपस्थिति यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो यह जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर देगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है उपरोक्त उदाहरण में आपका हाइड्रोजन और प्लस में ये क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, ये दोनों के दोनों अभिकारक है तथा जो नया पदार्थ बना है आपका, जो आपका नया पदार्थ बना है HCl, ये आपके उत्पाद हैं यानी कि प्रतिफल है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनमें से कुछ गिनी चुनी विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें उत्पाद के गुण अभिकारकों के गुण से अलग होता है। प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन आवश्यक होता है, हमेशा ऊर्जा परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच का पुराना बंधन टूटता है तथा उत्पाद के बीच नया बंधन का निर्माण होता है। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन, आयतन परिवर्तन हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार पांचवा हमारा है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यानी पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है तो द्रव गैस अवस्था में बदल सकता है। इसी प्रकार हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का भी निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का द्रव्यमान का नाश तथा निर्माण नहीं होता है। यह नियम किसने दिया था? तो लेवोजियर ने दिया था। इसी नियम को आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या पदार्थ की अनिश्वरता का नियम भी इसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इस प्रकार पदार्थ का द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। इसके अलावा दूसरे शब्दों में भी हम बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में है रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कंकाली समीकरण का दूसरा नाम है हमारा असंतुलित समीकरण। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि असंतुलित समीकरण का दूसरा नाम क्या है? तो कंकाली समीकरण। तो ये जो आपके LHS साइड हो गया और RHS साइड हो गया, इधर दोनों ओर अगर जो आपका द्रव्यमान समान है तो इस नियम को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह नियम जो है लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था, जिसे हम लोग रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। अगला हमारा है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के गति को बदल देता है उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। देखिए वास्तव में उत्प्रेरक जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन उसकी गति को बदल देता है। जैसे कि मान लीजिए कि ए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये बी के साथ क्या कर रहा है? फाइटाफैटी कर रहा है। और इसमें तीसरा कोई बिचवनिया व्यक्ति सी है जो आपके बी और ए को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, ताकि इन दोनों के बीच जो है कपार फड़वल आसानी से हो सके और ये मजा ले सके। तो ऐसा गांव में आप देखे होंगे, एक जो है कि ए व्यक्ति लड़ रहा है बी से, तो सी वाला आएगा, इसको इसमें बढ़ा चढ़ा के और बोलेगा, इसको भी बढ़ा चढ़ा के बोलेगा, दोनों में फिर से झगड़ा कराएगा, ठीक है। और अपने जो है झगड़ा में सम्मिलित नहीं है, लेकिन दोनों को लड़ा रहा है, तो इसी को बोलते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या करता है कि ये गति को हमेशा बढ़ा देता है। इसी प्रकार रासायनिक समीकरण अगला टॉपिक रहेगा, यानी कि केमिकल आपका इक्वेशन, यहाँ गलती से लिखा गया है, ठीक ना, यहाँ पे होगा आपका इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण। अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण है क्या। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में आपका तत्व या यौगिक के संकेतों
संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अथवा एक सटीक परिभाषा में ये रूप में दे सकते हैं आप, सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, ये जो है अभिक्रिया करके आपको हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है, यानी कि HCl बना रहा है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, पहले भी मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है महत्वपूर्ण फैक्ट वाली बात, रासायनिक समीकरण में तिर युक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसका सिरा उत्पाद की ओर होता है, जो अभिक्रिया की होने की दिशा को दर्शाता है या बतलाता है। तो पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण में तिर युक्त चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बराबर का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो तिर युक्त चिन्ह क्या बताता है, तो यह जो है उत्पाद की ओर इसका सिरा होता है, जो अभिक्रिया की होने की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया जो है किस साइड से किस साइड की ओर हो रहा है। अगला पॉइंट हमारा है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण का लिखने का नियम क्या है, इसको समझ लेते हैं। किसी रासायनिक समीकरण लिखने हेतु निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। किसी तत्व या यौगिक संक्षिप्त में लिखा जाता है, किसी भी तत्व को हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं। जैसे कि अगर कोई बोल दिया कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया लिखिए, तो ये अभिक्रिया करके आपका देगा जल। तो यहीं पे पहला बताया गया है आपका, किसी तत्व या यौगिक को हमेशा संक्षिप्त में लिखा जाता है। तो इसको संक्षिप्त में लिखने के लिए हम लोग इसका सिंबल का यूज करेंगे, यानी कि H2 और प्लस में ऑक्सीजन का आपका O2, ये अभिक्रिया करा देंगे तो आपका बना देगा H2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो ये हुआ आपका संक्षिप्त रूप। वही बात हो गया। दूसरा इसमें बता रहा है किसी अभिक्रिया में हमेशा अभिकारक को बायां ओर लिखा जाता है, यानी कि LHA साइड में लिखते हैं, और वही अभिक्रिया के पश्चात जो प्रतिफल बनता है उसे दायां ओर लिखा जाता है। अभिकारकों तथा प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी कि प्लस का हम लोग प्रयोग करते हैं। अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर युक्त चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये जिंक है हमारा, ये जो है आपके सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये जो है अभिक्रिया करके आपके Zn सल्फेट यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दिया है। तो सबसे पहले तो ये संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है, पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो अभिक्रिया में जो भाग लिया है अभिकारक, इसको हम LHA साइड में लिखे हैं, और जो अभिक्रिया के पश्चात बना है इसको हम RHA साइड में लिखे हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अब देखिए इसके अलावा हमारा था कि अभिकारकों के बीच जो तत्व या होते हैं उनको हम लोग प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, और जो उत्पादों के बीच होते हैं उनको भी हम लोग प्लस चिन्ह के द्वारा दिखाते हैं, और बीच में हम लोग एक तीर युक्त चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसका सिरा जो है उत्पाद की ओर होता है। यह जो है अभिक्रिया की होने की दिशा को बतलाता है। तो ये जो है रासायनिक समीकरण लिखने का हमारा क्या हो गया, नियम हो गया। इसी प्रकार हमारा रहेगा अब रासायनिक समीकरण का प्रकार। इसको समझ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण का प्रकार कितने प्रकार के हैं। रासायनिक समीकरण तो हमने समझ लिया कि सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में व्यक्त वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूचित करता है उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को 2 वर्गों में बांटा गया है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों यानी कि LHA साइड और RHA साइड में प्रत्येक तत्वों का परमाणुओं की संख्या अगर बराबर है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, यह अभिक्रिया करके आपका बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि ये जो है सफ़ेद चूर्ण का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए दोनों ओर अगर परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, संतुलित मानेंगे। अगर संतुलित नहीं तो उसे संतुलित हम लोग करेंगे। जैसे कि कार्बन को लिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे हम लोग अभिक्रिया कराएं तो ये CO2 बना दिया, तो ये आपके LHA साइड हुआ और ये आपके RHA साइड हुआ। तो इसमें देखेंगे कार्बन इधर एक ही है, इधर भी कार्बन एक ही है, इधर देखेंगे ऑक्सीजन 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 2 गो, तो ये हमारा संतुलित है। इधर जैसे कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन का अभिक्रिया
मैंने कराया तो ये बनाया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम यहाँ से एक हो जाएगा आपका और ये आपका ऑक्सीजन, अभिक्रिया करके बना देगा आपका MgO। तो क्या ये बैलेंस है? बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 1 है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाएंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ हमारा मैग्नीशियम के सामने भी 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए यदि कोई रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है यानी कि ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये जो है असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। क्या है? असंतुलित समीकरण का उदाहरण है। इसी प्रकार आप बहुत सारे एग्जाम्पल को दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आपका CaO और ये जो है आपका जल से अभिक्रिया कर लिया, H2O से अभिक्रिया कर लिया, अभिक्रिया करने के पश्चात में ये कैल्शियम आपका ऑक्साइड बना दिया। तो ये क्या आपके संतुलित हैं? अगर संतुलित है तो हम लोग संतुलित मानेंगे, अगर संतुलित नहीं है तो इसे हम लोग असंतुलित मानेंगे। तो वास्तव में ये क्या है? ये हमारा संतुलित है। ठीक, तो जो अगर कोई समीकरण संतुलित ना है तो उसे हम लोग असंतुलित समीकरण मानते हैं और उसको हम लोग संतुलित भी करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से एग्जाम्पल हमारा रहेगा नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया करके बना देगा आपका NH3। क्या बना देगा? NH3 यानी कि अमोनिया का निर्माण कर देगा। तो क्या ये संतुलित है? क्या ये संतुलित है? संतुलित ये नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, LHS साइड को और आपके RHS साइड को। तो सबसे पहले हम लोग धातु को संतुलित करते हैं। किसको संतुलित करते हैं? धातु को, उसके बाद आपको अधातु को, उसके बाद आपका ऑक्सीजन और लास्ट में आपका हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए तो सबसे पहले ऑक्सीजन धातु है हमारा, धातु इसमें है, धातु तो नहीं है। उसके बाद अधातु है, तो अधातु तो है लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि सबसे पहले हमको ऑक्सीजन को लेना है, तो ऑक्सीजन भी नहीं है। अब इसमें आपका क्या है? आपका इसमें देखिए आपका अधातु है, अधातु जिससे कि आपका इसमें नाइट्रोजन जो है आपका अधातु है। तो नाइट्रोजन को हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन आपका 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन आपका 1 है, तो यहाँ पे 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अब देखिए यहाँ से गुना करने के बाद ये दोनों सब में गुना होता है। किस में होता है? सब में गुना होता है। जो हमारा था आपका N2 प्लस में आपका H2 अभिक्रिया करके बना दिया आपका NH3। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाया, तो 2 लगाने से नाइट्रोजन 2 हुआ, इसके साथ साथ हमारा हाइड्रोजन भी 6 हो गया। तो अब हाइड्रोजन को भी 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना लगा दें? 3 लगा देंगे तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित था। इससे पहले क्या था हमारा? ये असंतुलित था। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण के नाम से भी जानते हैं। वहीं यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है कि मैग्नीशियम के वायु में जलने का अभिक्रिया कंकाली समीकरण है। तो कंकाली समीकरण का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ से समझाया गया है। इसे कंकाली समीकरण कहा जाता है क्योंकि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं, साथ ही दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कंकाली समीकरण। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसके अलावा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या है। इसके अलावा रासायनिक समीकरण के प्रकार को भी हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं और रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो वहां से जुड़कर इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके वहां से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।